आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने केंद्रीय मंत्रिपरिषद उससे संबंधित सारे सवाल देखे थे। आज यहाँ से शुरू करते हैं। महान्यायवादी, अधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। पहला सवाल है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? यह है अटॉर्नी जनरल। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? सीधे राष्ट्रपति के द्वारा। महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सीधे राष्ट्रपति के द्वारा। किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ये है महान्यायवादी। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है महान्यायवादी। फिर वही रिपीटेड सवाल है। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? यह है महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के विषय में कथनों पर विचार करिए। पहला है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। और तीसरा है, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। और चौथा है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो नीचे के दोनों गलत हैं, ऊपर के दोनों सही हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करता है और सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। अगला प्रश्न है कि महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। पहला है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। दूसरा है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। ये केवल एक सही है। अब देखें, संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हित किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा। और 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। ठीक, यहाँ कहा जा रहा है संसद अवधारित करे, यानी कि संसद से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तीसरा है, लोकसभा में बोल सकता है। चौथा है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। कौन सा सही है महान्यायवादी के बारे में? तो ये मतदान नहीं करेगा, बाकी सारा कुछ कर सकता है। निम्न में से किसे किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ये महान्यायवादी को, बाकी को नहीं है। संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है महान्यायवादी। अगला प्रश्न, किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने और अन्य कार्यवाहियों में, वही रिपीटेड सवाल है महान्यायवादी का, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल का है या महान्यायवादी का है, एक ही चीज है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? वही रिपीटेड सवाल है। कार्यवाही में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन सा कथन सही है महान्यायवादी के बारे में? तो ये, उसे संसद में मत देने का अधिकार है, ये सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा है कौन कौन सा है, और उपरोक्त में से कोई नहीं सही है, तो ये भी सही नहीं है। अगला है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? कानूनी सलाहकार। भारत का सॉलिसिटर होता है न्यायिक सलाहकार। अगला है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन सलाह देगा? यह है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता कहते हैं इसको हिंदी में। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? यह है महाधिवक्ता। केंद्र सरकार का अटॉर्नी जनरल और राज्य सरकार का एडवोकेट जनरल। इंग्लिश में, ये हिंदी में, महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए और महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि भारत के राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीली और सलाहकारी अधिकारिता होती है। इसमें न तो एक न तो दो।
अगला है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 148 148। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति को, और वही राष्ट्रपति उसे सदन में रखवाता है। निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ये संविधान के द्वारा। अगला है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सही नहीं है? ये उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है, ये सही नहीं है। इनको हटाने के लिए संसद हटा सकती है, बाकी राष्ट्रपति नहीं हटा सकते। अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान? यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है। दूसरा कथन है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी हैं। राजस्थान का सवाल। निम्नलिखित कर्तव्य में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना, यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, ये सब काम नहीं है। उसका काम केवल जांच करना है, बाकी कंट्रोल करना उसका काम नहीं है। नाम बस है नियंत्रक, लेकिन काम नहीं। अगला है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से संदेह है। दूसरा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उसकी बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। दोनों सत्य हैं। लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित रखने के साथ साथ भारत में सीएजी का कार्यालय का महत्व क्या है? पहला है कि सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण जहां हो गया तो ये गलत हो गया। अगला है कि सीएजी के मंत्रालयों और कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। अगला है कि सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्हें लोक निधि के प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया। और चौथा है सीएजी को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून के उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। ये सब अधिकार नहीं है, केवल 2-3 हैं। अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है संसद की। कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सीएजी के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है। कैसे? संसद के दोनों सदनों के संबोधन, ये संसद द्वारा हटाया जाता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्न का एक मित्र और मार्गदर्शक होता है। किसका? ये लोक लेखा समिति का। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और सीएजी का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित किया गया? 76 में। सीएजी अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया और सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग तक ही सीमित किया गया। 76 से केंद्र में लेखांकन अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा सेवा की सहायता से किया जाता है। हालांकि भारत का सीएजी अभी भी राज्य के स्तर पर उपर्युक्त दोनों ही दायित्वों अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का निर्वहन करता है राज्य के स्तर पर। अगला है कि 71 का संशोधन सीएजी नियंत्रक महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा
स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी के लेखों की तैयारी कर उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था 76 में। राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है कौन? उपरोक्त में से कोई नहीं, सीएजी करता है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? सीएजी को। भारत में सीएजी कार्य करते हैं किसके? लोक वित्त संरक्षक के रूप में। गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के कौन से? 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कूट मिलाना है, सही उत्तर का चयन करना है, मिलाना है। भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति, ये अधिकारी कौन है और संस्था कौन है जिससे जुड़ा है? भारत का महाधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, और भारत का महान्यायवादी, लोकसभा की बैठक। ये अनुमान के आधार पर, आपको कॉमन सेंस के आधार पर आंसर देने हैं कि किसका किससे जुड़ाव है। भारत का महान्यायवादी जो है ये लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है। महाधिवक्ता, भारत का महाधिवक्ता, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाला हो, ये इस तरीके से जुड़ा है। तो ये सब कॉमन सेंस पे बनेंगे क्वेश्चन। अगला है कि लोक वित्त सरकार के वित्तीय कार्यकलापों का अध्ययन है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय कार्यकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। अगला है वरीयता क्रम अध्याय से। इसमें देखें, पहला सवाल है कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करिए। मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनका अग्रता क्रम सही से लगाना है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले होगा, संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य उसके बाद, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो ये भूतपूर्व राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देख लें, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर क्रमशः 1 नंबर पर राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे प्रधानमंत्री, चौथे पे राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, 5वें पे भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5 में उप प्रधानमंत्री आते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष हैं 6 नंबर पर। अगला है कि भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम निम्न में से कौन सबसे पहले है? तो ये उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। सबसे पहले कौन आता है? ये अपने राज्य में राज्यपाल टॉप लेवल पे आता है। अगला है भारत के वरीयता क्रम में निम्न में से कौन पहले आता है? वरीयता क्रम की सूची में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 में रखा गया है। यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सीएजी एक पोजीशन पर हैं, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14वें स्थान पर, जबकि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से बाहर 17वें स्थान पर रखा गया है। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? यह है मंत्रिमंडल सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको कहते हैं। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी। अगला चैप्टर है संसद, लोकसभा। इसमें पहला सवाल है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? यह है 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये निर्वाचनों के लिए मतदान की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ये सही नहीं है। सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है, ये निर्वाचन आयुक्त का काम है।
निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। कर्मचारी वृंद। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर है? 1971 के आधार पर। देख लें, 81 एवं 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों में आवंटन 71 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2001 द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया। यानी 2026 तक यही सिस्टम रहेगा। 26 के बाद जो आंकड़े आएंगे उसको इसमें फिर से समायोजित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 71 की जनगणना के आधार पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 71 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यह है 2026। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 71 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। वह वर्ष है 2026। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, इनमें से कोई नहीं, 552 हो सकती है अधिकतम। अब ये 550 ही हो सकती है क्योंकि 2 आंग्ल भारतीय को निपटा दिया गया, यानी हटा दिया गया, समाप्त कर दिया प्रावधान। अगला है कि निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां और 31वां संवैधानिक संशोधन, ये सदस्य संख्या में वृद्धि से है। देख लें इसको, 31वें के द्वारा पुनः 20 कर दिया गया किसको? पहले देख ले शुरू से। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 निर्धारित की गई। 31वें संविधान संशोधन 73 के द्वारा इसकी अधिकतम संख्या 525 और 20 कर दी गई, यानी 545 की गई। 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों में चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर 25 किया गया था, जिसे 31वें संशोधन द्वारा पुनः 20 कर दिया गया। तत्पश्चात गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या बढ़ाकर 550, 530 से अनधिक राज्यों से और 20 से अनधिक संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित की गई, ये 87 द्वारा। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? यह 31वां संविधान संशोधन। अगला, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? 543। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो गया है? 20। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ, जिनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे? यह है 530। इसमें देखें, वर्तमान में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से हैं और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में
स्थान आरक्षित नहीं है? केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ये अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 है, तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थान की संख्या कितनी? तो ये सवाल 42 ये पश्चिम बंगाल का है। तो वहां पे अनुसूचित जातियों के लिए 10 और जनजातियों के लिए 2 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं, उसी के लिए पूछा गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? 2। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? आंग्ल भारतीय। ये आंग्ल भारतीय का जितना प्रावधान है वो सब समाप्त हो चुका है। अगला है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। दूसरा है कि भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ये ऑप्शन गलत है। तीसरा है कि एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद को चलना आवश्यक हो। तो ये 1 और 3 सही है। इसमें प्रावधान ये है कि वर्ष में कम से कम 2 सत्र होंगे और दोनों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि एक वर्ष में 2 सत्र के बीच 6 माह से ज्यादा का डिफरेंस ना हो। कितना हो ये स्पष्ट नहीं कहा गया। अगला है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है सभी के द्वारा, स्थगन द्वारा भी, सत्रावसान द्वारा भी, विघटन द्वारा भी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 2 बार। 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला है, लोकसभा का कोरम 1/10। लोकसभा के अधिवेशन गठित करने हेतु कोरम सदन की सदस्य संख्या का 10वां भाग। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या कुल सदस्य संख्या का 1/10। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश 80। भारत के किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश 80 और 31। लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? तो दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पर पश्चिम बंगाल है। महाराष्ट्र का 48 है, पश्चिम बंगाल का 42 है। चौथे पे बिहार है, जी हाँ, जहाँ 40 सीटें। ये पूरी सीटें आपको याद करनी होंगी क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ सीधे सीधे सवाल। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है महाराष्ट्र को। लोकसभा में कितने स्थान राजस्थान के लिए आरक्षित हैं? तो ये 25, जिसमें 4 एससी और 3 एसटी के लिए। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो ये सब सवाल आपको टोटल सदस्य संख्या आपको याद होगा तब आप कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं इस टाइप के सवाल के लिए। गुजरात के इतनी सीटें, मध्य प्रदेश की इतनी, तमिलनाडु की इतनी, ये सारी सीटें की संख्या आपको याद करनी होगी। इसमें 1-2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। निम्नलिखित राज्य में के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? ये कौन कौन से राज्य हैं इसको बताना होगा। ये आपको संख्या याद करेंगे तब होगा। अगला है, कौन सा राज्य कितना लोकसभा में स्थान, कौन सुमेलित नहीं है? ये पूरा वही सवाल है, ये मिलाने के लिए भी वही सवाल है। निम्नलिखित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के समूह में किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? ये भी वही सवाल है। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। आपको टोटल सदस्यों की संख्या याद करनी है। अगला, किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा से।
कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल वाला निर्वाचन क्षेत्र है? सबसे बड़ा लद्दाख है, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद कच्छ, उसके बाद अरुणाचल पूर्व और फिर अरुणाचल पश्चिम। सबसे बड़े वाले में क्षेत्रफल में आपको निर्वाचन क्षेत्र के मामले में वर्ग किलोमीटर के हिसाब से सबसे बड़ा आपको याद करना है क्रम से। इन पांचों को याद रखिएगा: लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ, अरुणाचल पूर्व और अरुणाचल पश्चिम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का चांदनी चौक, दिल्ली। अगला है डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र। इसमें ऑप्शन के आधार पर उन्नाव होगा, क्योंकि सबसे बड़ा गाजियाबाद होगा। सबसे बड़ा गाजियाबाद, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, फिर उन्नाव। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो ये प्रश्नकाल में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र प्रत्याशी हेतु अधिकतम सीमा 40 लाख थी। वर्तमान में 6 जनवरी 2022 से लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए व्यय की सीमा 95 लाख कर दी गई। कुछ राज्यों या और संघ राज्य क्षेत्र में 75 लाख है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 40 लाख कर दिया गया है। कुछ राज्य और संघ राज्य में 28 लाख निर्धारित है। तो ये आपको मात्रा याद रखनी है कि लोकसभा के लिए 95 किया जा चुका है और विधानसभा के लिए 40 लाख। अगला है लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली राशि क्रमशः कितनी है? तो इसमें देख लें, लोकसभा में सामान्य वर्ग के लिए 25,000, SC ST के लिए 12,500, विधानसभा में सामान्य वर्ग के लिए 10,000, SC ST के लिए 5,000। ओबीसी का कोई अलग से प्रावधान नहीं है, ये याद रखिएगा। ओबीसी का जो ये है जमानत राशि, वो सामान्य वर्ग के बराबर है। केवल SC ST के लिए अलग से प्रावधान है। अनुसूचित जाति और या जनजाति के लिए सीधे इसका आधा, और वही विधानसभा में भी 10,000 का आधा। बाकी सामान्य और ओबीसी दोनों को 25,000 देने हैं लोकसभा के लिए, और सामान्य और ओबीसी को विधानसभा के लिए 10,000 जमा करने जमानत राशि। अगला है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके कितना? 1/6 भाग प्राप्त न हो तो। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में, 51-52 में हुआ था। 489 सीटों के लिए हुआ था। 13 मई 1952 को पहला अधिवेशन हुआ था उसका। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? यह है 5वीं लोकसभा का कार्यकाल। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, 15 मार्च 71 से 18 जनवरी 77 तक। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? 91 में। 97 का सवाल है। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे कब? फरवरी 1998 में। जिस साल का सवाल होगा वो साल का आएगा। लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। अगला कथन है, 2 कथनों पर विचार करने हैं। लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। दूसरा है कि भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल का होता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष का होता है। इस ढंग का ये न तो ए न तो बी। भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष चयनित किया जाता है, यानी कि उन्हीं में से जो चुन गए हैं उसी में से चुन लिया जाता है, जीते हुए उम्मीदवारों में से। अगला है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, आपस में ही सब वोटिंग कर लेते हैं सर्वसम्मति से। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? स्पीकर के लिए अलग से शपथ का प्रावधान नहीं है, बाकी मंत्रिपरिषद के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब लेते हैं। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो वो ही स्पीकर ही रहेगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। अगला है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। यहाँ साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती। 14 दिन पूर्व लिखित सूचना, जब तक कि उसे 14 दिन पूर्व सूचना न दे दी गई हो। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। अगला, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कि इसमें सीधे देखें,
यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ये सही है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद के विषय में कथन पर विचार करिए कि इसमें कौन सा सही है। तो यदि वह पत्र देना चाहे तो त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, केवल ये सही है, बाकी दोनों गलत हैं। अगला है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। अगला प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? यह नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य में से एक को। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो, यानी कि किसी मत पे दोनों बराबर मत वोटिंग में आ जाए तो। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष मत निर्णायक होगा, उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 100 के तहत, 100 के तहत। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये भी जीवी मावलंकर ही हैं। अगला, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। देखें, 15 अगस्त 1954 को जेपी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अस्वीकृत हो गया था, लेकिन तो जेपी कृपलानी याद रखिएगा बस। अगला प्रश्न, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष, ये उस टाइम के लिए है, पिछले जब पूछा गया होगा। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, बाकी कोई अधिकार नहीं है। यानी कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखता है, ये गलत है, ये भी रखते हैं ये सब। अगला है कि निम्न में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ये पी.ए. संगमा 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे और 96 में लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। अगला है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? यह है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित कथनों पर विचार करिए। तो ये सीधे आंसर पे चले जाएं तो इसका जवाब, मई 2019 में निर्वाचित 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की भागीदारी 14% रही। 2022 की स्थिति के अनुसार लोकसभा में कुल 81 महिला सदस्य, ये भी आपको पुराना हो चुका है, अब नया वाला 24 का अब आएगा। कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है? तो ये केवल दो सही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 69 में मान्यता दी गई थी, बाकी सब गलत है। अब है अगला चैप्टर, राज्यसभा। पहला प्रश्न है कि राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? 250। राज्यसभा में होते हैं क्या? 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। कथन पर विचार करना है। जी कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है, इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं छोड़कर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किससे? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो यह है कि यह भंग नहीं किया जा सकता और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये दो सही हैं, बाकी इनका कार्यकाल 5 वर्ष का रहा है तो ये 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्य 25 वर्ष की आयु में के नहीं होंगे, ये 30 वर्ष है। अगला है कि तो कथन कारण पर है। कथन है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, कारण है कि उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये सही भी है और व्याख्या भी है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कथन सही है? तो ये कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। अगला, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को नहीं।
अगला राज्यसभा से संबंधित कथनों पर क्या सही है? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये सही है, बाकी सब गलत हैं। राज्यसभा कैसे भंग होती है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई राज्यसभा भंग नहीं होती। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? किसी के द्वारा नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? ये 12 है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता के संदर्भ में कौन सा कथन कूट सही है? सही उत्तर का चयन करना है। तो ये 1 और 3 सही है कि उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, ये गलत है। आप सुने होंगे कि मनमोहन सिंह असम से चुने जाते थे जबकि वो पंजाब के रहे हैं, तो ये 2 नंबर गलत है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, नरगिस दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ये सही नहीं है। राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, ये सही है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, यही तीनों सही हैं। इसको तीनों को याद रखिएगा कि राज्यसभा ही प्रस्ताव लाती है, जबकि राज्यसभा कानून बना सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है कि कथन है, पहला कथन है कि राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। और तीसरा है कि राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, ये दोनों सही है। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, ये गलत है। अगला है कथन कारण है कि किसी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। कारण है कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं है? यह है धन विधेयक, राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक को आगे कार्रवाई कर सकती है। अगला है कि निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा अधिकार किसमें प्राप्त है? तो ये धन विधेयक या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सही है। धन विधेयक के निरस्तीकरण या संशोधन के संबंध में लोकसभा को ज्यादा अधिकार है और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में लोकसभा को ज्यादा अधिकार है, क्योंकि वहां पे विश्वास मत उनको बहुमत में रहना जरूरी है। और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में इसमें राज्यसभा को ज्यादा अधिकार है, इसलिए ये 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में कौन भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, ये राज्यसभा को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्याधिकार है? तो यह एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। अगला है कि निम्न में से कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन।
राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है, तो यह संविधान में संशोधन करने के विषय में। अगला है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है, राज्यसभा में पराजित हो जाए तो कुछ नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों में कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है, इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य युग्मों में किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो ये आपको सीटों की संख्या याद करनी होगी, इसलिए इसमें हंसने की जरूरत अभी नहीं है, आपको अलग से याद करना होगा, इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा नहीं करते। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है, तो ये आपको ऐसे ही ये संख्या याद करनी होगी। नीचे कुछ राज्य और राज्यसभा में उनके इस आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, कौन सुमेलित नहीं है, ये भी वही है, आपको याद रखना होगा। मध्य प्रदेश 16 नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अगला है कि सूची दी गई है, मिलाना है कि राज्यसभा के में स्थान किसके कितने हैं, इसमें भी आपको वही है, सीट याद रखने होंगे। ये सारे सवाल उसी के हैं। राजस्थान के 10, गुजरात के 11, कर्नाटक के 12, पंजाब के 7, गुजरात 11, कर्नाटक 12, केरल 9, ओडिशा 10। तो ये इस तरीके से पूरा संख्या याद करने होंगे आप। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है, इसमें भी वही है, सीटें याद रखनी होगी। इसमें हिमाचल प्रदेश आंसर है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। अगला है कथन है, पहला कथन है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ये गलत है। सभापति नहीं होता है, उपसभापति तो उसी सदन का होता है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है, ये सही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, यानी अध्यक्ष के बजाय सभापति यहाँ होगा। ये चूंकि छोटे मोटे एग्जाम का है, इसलिए इस ढंग की गलती ये लोग करते रहते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, ये है राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। निम्न में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है, राज्यसभा। निम्न में से कौन सा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का चेयरमैन है कौन, भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का वर्तमान सभापति जिस समय पूछा गया है उस समय के हिसाब से वेंकैया नायडू हैं। अगला, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ, 1952। निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यह है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। तो ये था राज्यसभा। आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर देखेंगे संसद के कार्य संचालन और विधायी प्रक्रिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।